हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एकदम न्यू सीरीज लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है। अब इसकी कहानी एकदम शॉलो स्टार जैसी है, जिसमें कल्टीवेशन में साइंस फिक्शन का तड़का लगा है। तो आगे बिना कुछ और रिवील किए इस सीरीज को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है, जो कि एक कहावत से शुरू होती है कि किसी पॉन्ड में रखी गई मछली को हमेशा उसमें कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई आम मछली नहीं है, ये एक जिम्बाला है जो कि बादलों और विंड के कांटेक्ट में आते ही एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे हमें एक वॉरियर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जिंग युन है। वो मार्शल कल्टीवेशन से रिटायर हो चुका था और दुनिया के किसी कोने में एकांतवास में बसा हुआ था। और वहीं के एक बीहड़ में उसे एक मिस्टीरियस गर्ल मिलती है जिसे वो बचा लेता है। वो मिस्टीरियस गर्ल अपने आप को किसी पैरेलल टाइम या स्पेस से आया हुआ बताती है, जो अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक आ चुकी थी। वो एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि डीप कहीं मिल्की वे में एक बहुत बड़ी फोर्स ने जन्म लिया है जिसका नाम ब्लैक होल एम्पायर है, और वो जल्द ही इतना ज्यादा राइज अप हो जाएगा कि 3000 सालों के बाद यहाँ पे आके इन्वेड करेगा। और इसी तबाही से बचाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करके रख लिया होता है। इसके लिए वो एक तियानवे टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और अपनी बॉडी एंड पावर को क्वांटम स्टेट में ले जाते हुए डीप स्लीप में चले जाते हैं, ताकि वक्त आए तो ये जाग सके और उस बड़ी से तबाही का सामना कर सके। धीरे धीरे टाइम पास होता जाता है और इनकी ये मिस्ट्री वर्ल्ड में कहीं खो जाती है। अब धीरे धीरे प्रगति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ह्यूमंस ने अपने जेनेटिक लॉक को ओपन कर लिया है और उन्होंने एक सुपर पावर को डेवलप कर लिया है जिसे पल्स एनर्जी कहते हैं। अब आगे हमें बताया जाता है कि 3000 साल पूरे हो चुके हैं और वो भविष्यवाणी अब जल्द ही पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले अर्थ पे एक एस्टेरॉयड हिट करता है जिसने ह्यूमंस को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहने के लिए फोर्स कर दिया है, क्योंकि उस उल्कापिंड की रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ फैल चुकी है, जिसने वहाँ के जानवरों को म्यूटेंट करते हुए मॉन्स्टर्स बना दिया है। इसीलिए अब ह्यूमंस अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहते हैं और इसी वर्ल्ड को उन्होंने सेक्टर्स में बांट रखा है, जिसे वे लोग डंजन यानी तहखाना या काल कोठरी भी कहते हैं। तो क्या अब ह्यूमंस इस डार्केस्ट आवा से बाहर आ सकते हैं और क्या अर्थ की सभी चीजों को वो फिर से रिवर्स कर सकते हैं? साथ ही वो उस ब्लैक होल एम्पायर से कैसे बढ़ेंगे जो उनकी तरफ तेजी से आ रहा है? अब आगे हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ वे लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में तो रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक फेक आसमान बना लिया होता है जो कि डार्क होता है और अर्थ के सरफेस के जैसा ही लगता है। इसमें कुछ खराबी होने पर टाइम टू टाइम इसे रिपेयर किया जाता है। अब आगे हमें सेक्टर 32 को दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी कंपटीशन के लिए अनाउंसमेंट हो रही होती है। सभी सेक्टर में यहाँ पे डंजन हीरोज चुने जाते हैं। अब हमें इस सीरीज का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम तियानयुन है। वो दूसरे सेक्टर से है, लेकिन चोरी छुपे वो इस सेक्टर में आया है क्योंकि उसे किसी ने अवैध काम करने के लिए हायर किया है। वो उसे सेक्टर 32 का पास भी देता है, जिसे लेते हुए वो पहले एक हाई सिक्योरिटी चेकिंग को पास करता है और वहाँ पे हो रहे किसी समारोह में एक वेटर को पहले बेहोश करता है और उसके कपड़े पहन करके वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे उसे वॉरियर जिंगयुन के ही स्टैचू को चुराना होता है। अब यहाँ पे वो अपनी कलाबाजी दिखाते हुए उस स्टैचू के एक फेक स्टैचू से बदल देता है और जिसने इसके साथ डील की होती है वो स्टैचू उसे जाके दे देता है। अब ये काम वो पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी तरह के खास फूड कूपन्स के लिए कर रहा होता है, जिसकी उन्हें जिंदा रहने के लिए उन सेक्टर्स में जरूरत होती है। आगे वो बंदा उसे एक और अवैध काम करने के लिए कहता है, लेकिन तियानयुन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसकी भी कुछ पॉलिसीज है और वो अपनी मर्जी का मालिक हर यूं ही किसी और के द्वारा दिया गया काम नहीं कर सकता। इसके बाद उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने मेन बॉस के पास लाते हैं। यहाँ पे मेन बॉस उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा 3D प्रिंटर किसी के पास नहीं है। बागे वो उसके सामने कुछ तस्वीरों को फेंकता है जो कि एक ब्लैक बॉक्स की होती है। वो मेन बॉस यहाँ पे तियानयुन से कहता है कि उसे हूबहू इसी तरह का बॉक्स को प्रिंट आउट करना है और उस रियल वाले ब्लैक बॉस से इसे रिप्लेस करना है। इसके बदले में वो तियानयुन को पहले से 10 गुना ज्यादा फूड कूपन्स देंगे। पहले तो तियानयुन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो जो बिग बॉस होता है तियानयुन को ये धमकी देता है कि तुमने अभी जो चोरी की है उसकी वीडियो हमारे पास है, तो हम तुम्हारे साथ साथ इस वीडियो को भी पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वो ब्लैक बॉक्स हमारे लिए लेकर आओ। अब आगे तियानयुन की आंखों पे ये लोग पट्टी बांध देते हैं और किसी माइनिंग वाली जगह पे ले जाते हैं। आगे तियानयुन के पूछने पर कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स में क्या है, वो लोग उसे मारते हैं और कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। अब आगे वे लोग उसे एक नक्शा दिखाते हैं जहाँ पे वो ब्लैक बॉक्स रखा है। उसे टाइम लिमिट भी बताते हैं कि इतने ही देर के अंदर तुम्हें ये बॉक्स चुरा के यहाँ पे लाना है। अब आगे वे लोग उसे नक्शा दिखाते ही उस नक्शे को फाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तियानयुन की मेमोरी काफी शार्प होती है। वो एक बार किसी चीज को देख ले तो कभी नहीं भूलता। आगे वो अपने मेमोरी को यूज करते हुए उस नक्शे पे लिखी हुई जगह पे चला जाता है, जहाँ पे वो ब्लैक बॉक्स रखा होता है और उससे लगातार एनर्जी जनरेट हो रही होती है। ये लोग अंडरवर्ल्ड होते हैं और अंडरवर्ल्ड के भी अंदर इस तरह की माइनिंग चल रही होती है
और ये एक तरह का एनर्जी सेंटर होता है जो ह्यूमंस के अंदर से प्लस एनर्जी को कैसे रिलीज करते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे की जा रही होती है। अब जैसे ही वो इस चीज को देखता है कि उसे यकीन आ जाता है कि उसकी जो सिस्टर जो इतने सालों से पैरालाइज है, वो इस पल्स एनर्जी का यूज करके अपनी सिस्टर तानिया को बचा सकता है। इसलिए वो उस बिग बॉस को ही धोखा देने की सोचता है और वहाँ पे उस ब्लैक बॉक्स जैसे 2 और फेक बॉक्सेस को बनाता है। एक तो वहाँ पे वो रिप्लेस कर देता है और दूसरा जा करके वो उस बिग बॉस को दे देता है। आगे वो अपना फूड कूपन ले करके वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा बताया हुआ काम तो अब हमने कर दिया है। लेकिन ये लोग उसे जाने से रोकते हैं, ये कहते हुए कि भले ही तुम्हारी मेमोरी काफी शार्प है और तुम्हारी आंखों में पट्टी लगने के बावजूद भी तुमने यहाँ से वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन इतनी आसानी से इतने कैपेबल बंदे को हम अपने जंगल से कैसे बच के जाने दे सकते हैं। इस पे तियान्युन उनसे कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा? क्योंकि जरा अपने बॉक्स की तरफ जो देखो कि आखिर वो असली है या नकली। अब जैसे ही वो उस तरफ देखता है, यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी का फायदा उठा करके तियान्युन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसके बंदे उसका पीछा करने लगते हैं। अब आगे तियान्युन यहाँ सोच रहा होता है कि आखिर इस ब्लैक बॉक्स में एक ऐसी क्या चीज है जिसके लिए ये मेरे पीछे हाथ धोके पड़े हैं। और जब वो उस ब्लैक बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा स्क्वायर बाहर निकलता है, लेकिन जाने अनजाने में वो उस एक्सपेरिमेंट रूम में ही घुस जाता है जहाँ पे वो किसी ब्लैक वेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने अपनी पल्स एनर्जी को अवेक कर लिया है। आगे वो बंदे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो तियान्युन पे अटैक करने लगते हैं। अब तियान्युन अपने आप को बचाने के लिए उनसे फाइट तो करने लगता है, लेकिन वो काफी सारे बंदे होते हैं और तियान्युन उनसे मार खाते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक स्क्वायर को अपने हाथों में पकड़ता है, मानो उसकी एनर्जी उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। अब वो ब्लैक स्क्वायर असल में एक मीटरॉइड यानी टूटा हुआ तारा था, जिसके अंदर से हमें वही स्पिरिट निकलता हुआ दिखाया जाता है जो कि जिनयुन की होती है। अब ये वही वॉरियर होता है जो कि क्वांटम स्टेट में इतने सालों से सो रहा होता है और जाने अनजाने में तियान्युन ने उसकी स्लीप से उसे बाहर जगा दिया है। अब आगे तियान्युन अपने आप को इसी मीटरॉइड के अंदर पाता है, लेकिन जैसे ही वो जिंगयुन को देखता है, 1 सेकंड के अंदर ही वो उस मीटरॉइड से बाहर आ जाता है। अब आगे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उसी टॉप वॉरियर जिन को देखता है, जो कि उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। कि तभी वो बिग बॉस के बंदे उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें वो ब्लैक बॉक्स हैंडओवर कर दो। अब तियान्युन यहाँ जिन से मदद मांगने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन स्पिरिट फॉर्म में होता है जो कि उन बंदों से फाइट नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके आर पार हो जाते हैं। वो बंदे लगातार यहाँ पे तियान्युन की पिटाई करने लगते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी हीट अप हो जाती है और उसमें भी एक पल्स एबिलिटी होती है जिसकी थोड़ी बहुत ऑरा उस टैटू से रिलीज हो रही होती है। अब आगे तियान्युन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे एक स्मिली बॉम्ब फेंकता है और उस मीटरॉइड को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है, जिन की स्पिरिट खुद ब खुद उसे फॉलो करने लगती है क्योंकि वो मीटरॉइड अभी भी तियान्युन के पास ही होता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें तियान्युन की बहन तानिया को दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर पे होती है और वो किसी मिस्टर लाओ से मिलने के लिए जा रही होती है। अब यहाँ पे ह्यूमंस ने अर्थ पे पाए जाने वाली हर एक चीज को अपने अंडरग्राउंड में प्रिजर्व करके रखा होता है। उन्होंने कभी सनलाइट को नहीं देखी होती है और अर्थ के सरफेस के ऊपर नजारा कैसा दिखता है उसे यहाँ पे अंडरग्राउंड में पैदा हुए बच्चों को दिखाने के लिए उन्होंने एक म्यूजियम के तौर पे बना रखा होता है। अब आगे तियान्युन डीन से पूछती है कि मेरा भाई अब तक क्यों नहीं आया है, जिसपे डीन उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई आजकल काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें कर रहा है, तो तुम्हारे इलाज के लिए पता नहीं उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ तानिया को बुरा फील हो रहा होता है कि उसके भाई को ना जाने उसके इलाज के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। अब आगे हमें मिस्टर लियो को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड के सेक्टर में पैदा होने वाले न्यू जनरेशन के लिए पल्स एनर्जी को कैसे रिस्टोर करे और उसे ह्यूमंस को कैसे आगे बेहतर करे, इसी के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो तानिया को यहाँ पे बुलाते हैं क्योंकि तानिया अनाथ है। अब अगले सीन में हमें वापस से तियान्युन को दिखाया जाता है जिसका अभी वे लोग पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ लगातार जिन की स्पिरिट उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है और मैं आखिर कहाँ पे हूँ, जिसपे तियान्युन उसे बताता है कि तुम आखिर किस वर्ल्ड से आए हो, तुम्हें पता नहीं कि अब ह्यूमंस अंडरग्राउंड सिटीज में रहते हैं और यहाँ पे टोटल 40 सेक्टर्स बनाए गए हैं, लेकिन उस एस्टेरॉयड के हिट होने के बाद अब यहाँ पे केवल 36 ही सेक्टर्स ही बचे हैं और हम अभी सेक्टर 32 में हैं और तुम्हें इतना भी नहीं पता जी, तो काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे जिन की स्पिरिट यही सोच रही होती है कि आखिर उसकी मेमोरी का क्या हुआ है, उसे कुछ क्यों याद नहीं है। अब आगे वापस से सीन तानिया की तरफ शिफ्ट होता है जिसे मिस्टर लियो बता रहे होते हैं कि इस अंडरवर्ल्ड में रहना ह्यूमंस के लिए काफी कठिन रहा है। हमारे इस ब्लैक वेल ऑर्गेनाइजेशन का यही काम रहा है कि ह्यूमंस की नई आने वाली पीढ़ियों को हम और भी विकसित करें। अब आगे मिस्टर लियो थोड़ी सी पल्स एनर्जी को तानिया के पैरों में शिफ्ट करता है जिससे वो उठ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी हटाई जाती है वो वापस से उसी व्हील चेयर पे बैठ जाती है। अब तानिया से काफी खुश होती है और उसे कहती है कि चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ।
जिसपे मिस्टर लियो से बताते हैं कि तुम्हारे अंदर बैकबोन तो है, लेकिन तुम्हारे पैरों की कंडीशन की वजह से तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए पल्स एनर्जी को इंजेक्ट करना काफी मुश्किल होने वाला है। इसी के कारण ये इम्पॉसिबल है कि तुम किसी नॉर्मल इंसान की तरह चल पाओगी। जिसके बारे में तानिया कहती है कि वो अपनी इस कंडीशन के बारे में पहले से ही जानती है। तभी मिस्टर लियो के सामने एक लड़की आती है और उसे बताती है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ मची हुई है। कोई घुसपैठिया वहाँ पे आया है और काफी तोड़फोड़ मचा रहा है और ये वही तियान्युन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इसी मामले को देखने के लिए आखिर उनकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, मिस्टर लियो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें उसी बिग बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदे से पूछता है कि क्या तुम वो ब्लैक बॉस लेकर के आए हो। इस पे वो बंदा बताता है कि वो उस लड़के का पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग निकला है। वो बिग बॉस पहले ही अपने ही आदमी को मारता है और तियान्युन को पकड़ने के लिए किसी और को भेजता है। अब आगे तियान्युन अब भी उनसे बचते हुए भाग रहा होता है और वो बंदा लगातार उस पे गोलियां चला रहा होता है। वो आगे जिन उससे कहता है कि तुम्हारे दुश्मन के पास एक हिडन वेपन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। जिसपे तियान्युन उससे कहता है कि तुम एक गन को भी नहीं पहचान पा रहे हो, आखिर तुम किस रिल्म से आए हो और लगता है कि तुमसे मदद मांगना काफी बेकार रहा, मुझे अपने आप पे ही निर्भर रहना होगा। जिसपे जिन उससे कहता है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में लगता है सिर्फ तुम ही मुझे देख पा रहे हो और अगर मेरे मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब तुम दे देते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इनसे बचने के लिए। अब आगे यहाँ जिनू से बताता है कि वो किस तरह से मूव्स का इस्तेमाल करे ताकि वो उस बंदे से लड़ पाए। अब आगे तियान्युन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस बंदे के हाथों से वो गन ले लेता है और उन पे तान देता है। आगे वो जिन से पूछता है कि तुम्हारी टेक्निक्स तो वाकई काफी अच्छी हैं, तो क्या तुम भी एक पल्स वॉरियर हो। जिसपे जिन उसे कहता है कि आखिर ये पल्स वॉरियर क्या होते हैं। कि आगे वही बंदा वहाँ पे आ जाता है जिसे बिग बॉस ने तियान्युन को पकड़ने के लिए भेजा था। अब इसे देख के तियान्युन कहता है कि तुम तो वही रोशा वॉरियर हो जो कि कुछ दिन पहले मैंने एग्जीबिशन में देखा था। अब ये रोशा वॉरियर वही बंदे होते हैं जिन्हें ब्लैक व्हेल ऑर्गेनाइजेशन ने सीक्रेट एजेंट्स के तौर पे हायर किया होता है। अब उसकी बॉडी पर किसी खास तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिसने अपनी पूरी स्किन में लोहे की आयरन शील्ड को डलवा दिया होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर उस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से वहाँ पे रेडिएशन इतनी ज्यादा फैल चुकी होती है, जिसके कारण अर्थ के सरफेस पे सिर्फ पल्स एनर्जी वॉरियर जा सकते हैं या तो इस तरह से अपने आप पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए हुए बंदे, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स थे वो अब म्यूटेंट मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने शरीर पे कराना जरूरी है कि अगर वो उन मॉन्स्टर से तो बच गए लेकिन वहाँ के रेडिएशन से नहीं बच पाएंगे। अब आगे तियान्युन उसे गन से मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पूरी शरीर लोहे का बना होता है, इसलिए उस गन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। अब आगे वो वॉरियर यहाँ तियान्युन से फाइट करते हुए उस ब्लैक बॉक्स को उससे मांगने लगता है, जिसपे तियान्युन उसे कहता है कि उसे तो मैंने खा लिया है। जिसपे वॉरियर उसे कहता है कि वो चीज अभी तुम्हारे पेट में ही होगी, तो मुझे पता है कि उसे तुम्हारे पेट से कैसे निकालना है। अब आगे तियान्युन उसे बचने के लिए एक जगह पे छुप जाता है। अब आगे जिन्युन की स्पिरिट यहाँ पे उससे कई सवाल पूछती है कि आखिर ये वॉरियर कौन है और इसकी स्ट्रेंथ तो काफी कम है, फिर भी इसने अपने पूरे शरीर को एक आयरन आर्मर में क्यों बदल दिया है। जिसपे तियान्युन उसे वो सारी बात बताता है कि ह्यूमंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रेडिएशन से अपनी बॉडी में इस तरह के आयरन आर्मर को स्पेशली इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये एक तरह के मॉडल्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर रह रहे उन म्यूटेड मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि अर्थ का सरफेस अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जिन ह्यूमंस ने अपने अंदर की पल्स एनर्जी को अवेकन कर लिया है सिर्फ वही वहाँ पे जा सकते हैं। और किसी तरह का ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से आर्मर में इम्प्लांट नहीं करवाया है वो नहीं जा सकते। अब आगे जिन उसके टैटू के बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि तियान्युन उसके बारे में बता पाता वो वॉरियर फिर से उस पे अटैक करता है। इस पे जिन की स्पिरिट उसे कहती है कि मैं तुम्हें फिर से वो मूव सिखा सकता हूँ जिससे तुम इस आयरन आर्मर वाले बंदे से बच सकते हो। लेकिन उस मूव का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो वॉरियर यहाँ तियान्युन को अच्छी तरह से पीट देता है। आगे तियान्युन को अपनी सिस्टर के बारे में याद आता है कि उसने किस तरह से उससे वादा किया था कि वो वापस आते ही उसके साथ लंच पे जाएगा और एक दिन वो जरूर आएगा जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। आगे जिन की स्पिरिट यहाँ तियान्युन की मदद करना चाहती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे वो तियान्युन से कहता है कि तुम्हें अपने अंदर की एनर्जी को फील करना चाहिए और उस बंदे को अच्छे से देखो। हालांकि इसने अपनी बॉडी को तो इम्प्लांट करवाया है लेकिन वो एक मॉर्टल है। तुम उसके शोल्डर को देखो और वही इसका वीक पॉइंट है। तुम्हें अगर इससे जीतना है तो तुम्हें उसी पे अटैक करना होगा जिससे उसका ये आयरन आर्मर टूट जाएगा। अब आगे तियान्युन से वो वॉरियर कहता है कि अभी मेरे पास तो कोई पल्स एनर्जी नहीं है, तभी मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। सोचो अगर मेरे पास पल्स एनर्जी रहती तो मैं तुम्हारा क्या करता, क्योंकि पल्स एनर्जी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो कि चूजन वन होते हैं। और अब तो तुम मेरे हाथों यहाँ पे नहीं बच पाओगे और अगले जन्म में सोचना मुझसे कैसे बदला लेना है। कि तभी हम अचानक से देखते हैं कि तियान्युन उस मीटियोराइड को पकड़े हुए होता है, जिसके कारण अब उसने अपने अंदर की पल्स एनर्जी को अवेक कर लिया था। इसका मतलब है कि तियान्युन भी उन चूजन वंस में एक होता है
जिनके पास पल्स एनर्जी की ताकत होती है। अब आगे हम जिंग यून के स्पिरिट को भी तियान यून के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिसके कारण अब उसके अंदर एक पावरफुल ऑरा जनरेट होने लगती है और इन दोनों में अब फाइट शुरू हो जाती है। अब अंदर जो जिन की स्पिरिट होती है वो लगातार यहाँ तियान यून को बताती है कि उसे कैसे मूव्स का यूज करना है। अब यहाँ भी उनकी आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है जो देखने में कमाल की लगती है। अब आगे तियान यून ने उस वॉरियर को हरा दिया होता है और अब वो बाहर निकलता है और जिन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। आगे ये दोनों यहाँ पे अपना नाम शेयर करते हैं, जिसपे जिन यून हंसने लगता है और उससे कहता है कि मेरे नाम में भी यून यानी कि बादल है और तुम्हारे नाम में भी यून है। अब आगे हमें एक सस्पिशियस आदमी को दिखाया जाता है जो कि दबे पांव किसी के इलाके में घुस जाता है और वहाँ पे गार्ड्स पे नजर रखने लगता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जैसे इसके नए एपिसोड्स आते हैं मैं उन्हें तुरंत ही एक्सप्लेन करूंगी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आप इसमें नए हो तो जरूर से इस तरह के एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।